रिलेटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं 26 अगस्त 2020 में जितने भी टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करके एक एक करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो मेनली आपका जो बुक्स एंड ऑथर वाला टॉपिक एग्जाम में पूछता है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना है, जहां पर दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी इस किताब के ऑथर के बारे में पूछा गया है। ये किताब अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इशू और आर्टिकल्स छप रहा है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके जो ऑथर है वो कौन है। तो यहाँ पर मेनली तीनों ने मिलकर इस किताब का लिखा था, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। और ये तीनों ऑथर है, उनका नाम है, एक का नाम है मनिका अरोरा, दूसरे का नाम है सोनाली चित्तलकर और तीसरे का नाम है प्रेरणा मल्होत्रा। तो इन तीनों ने मिलके ये किताब को पब्लिश किया था। और ये किताब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों है, क्योंकि इसका जो इनागुरेशन शो हो रहा था उसमें क्या हुआ, चीफ गेस्ट में मेनली बुलाया गया था कपिल मिश्रा जी को। कपिल मिश्रा जी जो है वो मेनली कौन है, जिनके ऊपर दिल्ली राइट्स जो हुए थे उसके ऊपर मेनली एक्यूज, उन्हीं के ऊपर अभी केस चल रहा है। तो इसीलिए इस किताब का जो जब पब्लिकेशन होने वाला था बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ, जिसके चलते इनका जो पब्लिशर थे जिनका नाम है ब्लूमबेरी, तो इन्होंने एन मोमेंट पे इसका जो पब्लिकेशन जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया, जिसके चलते बहुत सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बहुत सारा आर्टिकल छपा, जिसके बाद गरुड़ प्रकाशन ने इस किताब का पब्लिकेशन किया। क्योंकि इस किताब में मेनली जो सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे जो दिल्ली में दंगा हुआ था या राइट्स हुआ था उसी के ऊपर ये पूरा किताब लिखा गया था। तो ये किताब थोड़ा सा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन तीनों जो ऑथर है मेनली मोनिका अरोरा, सोनाली चित्तलकर और प्रेरणा मल्होत्रा, इन तीनों का नाम थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा चांसेस है इस किताब का बारे में क्वेश्चन एक पूछ सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, जहां पर पूछ रहा है, ये एक स्पोर्ट्स टॉपिक से क्वेश्चन है। तो स्पोर्ट्स में जितने अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछता है। जैसे लास्ट ईयर सीएचएसएल एग्जाम में इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा था, जहां पर पूछा था आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2019 में 2019 में कौन से इंडियन प्लेयर को ये अवार्ड्स दिया गया था, जिसका करेक्ट आंसर था सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन है कि 2020 में ये जो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अवार्ड है इसको कौन से प्लेयर को दिया गया है। तो इसमें इस साल 3 प्लेयर को दिया गया है मेनली, जिनका नाम है जैक कालिस, लिसा स्टेथलकर और साइद जाहिर अब्बास। तो इन तीनों प्लेयर को मेनली इस साल दिया गया है। जैक कालिस है साउथ अफ्रीका के, लिसा है ऑस्ट्रेलिया की और साइद जाहिर अब्बास ये पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी थे। तो इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। मेनली ये अवार्ड उन्हीं प्लेयरों को दिया जाता है जिनका योगदान बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में हो, खास करके क्रिकेट में उन्हीं लोगों को ही ये अवार्ड दिया जाता है। ये जो अवार्ड है 2009 से स्टार्ट हुआ था और तब से लेके आज तक बहुत लोगों को दिया गया है और इंडिया में खास करके 6 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले दिया गया था अवार्ड बिशन सिंह बेदी को 2009 में। उसके बाद कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, इन सभी प्लेयरों को ये अवार्ड दे चुका गया है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है नेम ऑफ द कंपनी व्हिच लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस का सिचुएशन स्टार्ट हुआ है, पेंडेमिक सिचुएशन के चलते सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट स्कूल के स्टूडेंट लोगों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते उनका एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वो लोग कहीं भी हो वो अपना जो एजुकेशन है कहीं से भी कर सकते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गूगल। गूगल ने अभी रिसेंटली 250 से भी ज़्यादा कंट्री में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जहाँ पर वहाँ के जो स्टूडेंट हैं इसका फ़ायदा ले सकें और फ्री में वहाँ पर घर बैठे हुए उनके स्कूल के साथ कनेक्ट होके पढ़ाई कर सकें। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गूगल ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट अभी कहाँ पर इनागुरेट हुआ है। मेनली ये ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर हुआ है, जो कि नॉर्दर्न और सदर्न पॉइंट जो है
ब्रह्मपुत्र रिवर के, उनको कनेक्ट करने के लिए रोपवे बनाया गया है और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे इनागुरेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट में वो इनागुरेशन हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आसाम। ठीक है, आसाम में अभी रिसेंटली इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे ब्रिज जो कि गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट है, ये इनागुरेशन हुआ है। ये लगभग 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ये देख रहे होंगे आपका जो रोपवे वाला फोटो है, इस तरह से आपका तार के ऊपर जाना पड़ता है। ये लगभग 1.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे बनेगा, जहाँ पर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र का नॉर्दर्न और सदर्न ये जो दोनों पॉइंट है इसको कनेक्ट करेगा ये रोपवे से। ठीक है, लोग इस रोपवे के जरिए ब्रह्मपुत्र के एक साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं। तो ये होगा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट, जिसका नाम होगा गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो रोड ब्रिज आपका रिवर वाला जो पार्ट है, वहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा पूछता है। चलिए और एक क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पर ये पूछ रहा है नुआखाई जुहार फेस्टिवल सेलिब्रेट कौन से स्टेट में होता है। ये इस टाइप का टॉपिक आपका जो इंडियन कल्चर एंड फेस्टिवल जो टॉपिक स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का जो यहाँ पर नुआखाई जुहार है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहाँ पर है बोथ ए एंड बी। बहुत सारे स्टूडेंट है गलती से वो ऑप्शन ए मार दिए होंगे, क्योंकि उड़ीसा के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर ये नुआखाई जुहार फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में खास करके वेस्टर्न उड़ीसा में इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ और उसके आसपास स्टेट में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मेनली जो नया जो खेती होता है उसका जो मेनली पूजा किया जाता है भगवान के पास और उसको खाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये फेस्टिवल उसलिए मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, जहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है जो कि अभी वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उन लोगों के लिए एक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान स्टार्ट किया है। तो मेनली यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो कि अभी कोरोना पेंडेमिक के चलते बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उनके लाइफ में, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कौन सा स्टेट स्टार्ट कर रहा है, जिसके चलते आगे चल के उन लोगों को बहुत सारे फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दिल्ली। तो दिल्ली में अभी रिसेंटली अगस्त 24 से लेके 11 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा, जिसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उन लोगों को मेनली बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए, और उस स्कीम का नाम क्या रखा गया था, निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली कंस्ट्रक्शन वर्कर को ध्यान में रखने के लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम वाला क्वेश्चन था। उसके बाद और एक भी सेम क्वेश्चन स्कीम गवर्नमेंट स्कीम से ये है, जहाँ पर रेलवे ने अभी रिसेंटली बोला है कि 6,40,000 मैन डे ऑफ वर्क वो प्रोवाइड कर रहा था ये कोरोना के टाइम पे भी। तो ये लगभग 6 स्टेट में ये काम रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो कौन सी स्कीम के जरिए रेलवे ये काम प्रोवाइड कर रहा था वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उस क्वेश्चन का नाम है या वो स्कीम का नाम क्या होगा, आंसर है ऑप्शन सी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है लगभग 6 स्टेट में, जिसमें बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ पर लगभग 12,276 वर्कर काम कर रहे हैं और लगभग 1,410 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। और जहाँ पर क्या हो रहा है, 6,40,000 मैन डे वर्क जनरेट किया जा रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेलवे का डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये स्कीम भी थोड़ा सा याद रख लिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम वाला क्वेश्चन आपको हमेशा एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन रिसेंटली, और उस काउंसिल के चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पर मेनली ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, उन लोगों के अधिकार के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया है और उन काउंसिल का चेयरमैन कौन किसको नियुक्त किया गया है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तावरचंद गहलोत, हम लोग के सोशल जस्टिस वेलफेयर मिनिस्टर, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। यहाँ पर मेनली वो जो काउंसिल गठन किया गया है उसमें 30 मेंबर रहेंगे, जहाँ पर एक चेयरमैन जो कि तावरचंद जी रहेंगे, उसके बाद वाइस चेयरमैन रहेंगे, 13 मेंबर रहेंगे, 14 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे और 1
मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। इन 30 लोगों का काम क्या रहेगा? मेनली एडवाइस करना, ट्रांसजेंडर लोगों को मॉनिटरिंग करना और उन लोगों के काम को इवैल्यूएट करना। तो ये सब काम रहेगा उस काउंसिल का। और उन लोगों का जो अधिकार है, खास करके ट्रांसजेंडर लोगों का बहुत सारा अधिकार का हनन होता है, तो उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा, कम से कम उन लोगों का जो अधिकार है उसका हार्म ना हो। ठीक है, तो इस तरह का एक काउंसिल बनाया गया जहाँ पर थेवरचंद गहलोत जी आपका क्या बने हैं, उनके जो काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, जहां पर ये पूछ रहा है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अभी रिसेंटली बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी के जरिए वहां पर जो फिशरी बिजनेस है उसका डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऐसा स्टेट है इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कि कौन सा ऐसा स्टेट ऐसा है जहां पर बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी के जरिए वहां पर जो फिशरी प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। 2020 और 21 में इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओडिशा। ओडिशा ने अभी रिसेंटली ये उनका जब वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो खेती हो रहा है खास करके फिशरी प्रोडक्शन में, उसमें बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी क्या है? जहाँ पर मेनली क्या होगा, जितने भी मछली हैं उन लोगों को फीड्स के ज़रिए उनका जो खाना है उसके साथ साथ सी सोर्स भी दिया जाएगा। जहाँ पर क्या होगा, खाना तो डायरेक्टली वो लोग खाएंगे, जो सी सोर्स है वहाँ पर क्या होगा, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया पैदा होगा, जो को बैक्टीरिया को फिर क्या होगा, वो लोग फिर मछली उनको खाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साथ दो दो चीज़ खाने से जल्दी जल्दी मछली का ग्रोथ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए ये क्या हुआ है, ओडिशा गवर्नमेंट ने बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके चलते उनका एम है जो लोग मजदूर है या बेरोजगार है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये प्रोजेक्ट में और ज़्यादा डेवलप्ड होगा फिशरी प्रोडक्शन में। उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। व्हिच कंट्री हैज लॉन्च रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेम जाओफेन 905? रिसेंटली कौन सा ऐसा देश है जो कि ये सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। ठीक है, चाइना ने अभी रिसेंटली जाओफेन 905 ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक आपका एग्जाम में पूछता है उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, और आज का लेक्चर का अगर आप PDF चाहते हैं तो उसका लिंक हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो उसका वीडियो। धन्यवाद।